हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इकोनॉमी न्यूज़ वीकली सेशन के अंदर, जहां पर हम पिछले एक वीक के अंदर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के रिगार्डिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं प्रीलिम बूस्टर के अंदर भी, बट इकोनॉमी के कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट जो थोड़ा टेक्निकल होते हैं, प्लस एट द सेम टाइम जो कहीं ना कहीं थोड़ा और स्टैटिक के साथ लिंकेज मांगते हैं, उनको हम इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के अंदर अक्सर डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, एक्चुअल में ना आप लोगों ने शायद एक पर्सन का नाम सुना होगा, एंड इनफैक्ट उनके रिगार्डिंग आप लोगों ने एक टीवी सीरीज भी देखी होगी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हर्षद मेहता जी की। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने हर्षद मेहता स्कैम या स्कैम 1992, है ना? तो हर्षद मेहता के बारे में आप जानते होंगे। हर्षद मेहता के रिगार्डिंग ये चीजें आपको पता है, बट हर्षद मेहता के ही एक शिष्य रह गए हैं। ठीक है, अगर ये हर्षद मेहता गुरु हैं तो उनके एक शिष्य थे जिनका नाम है केतन पारेख। मतलब हर्षद मेहता की कंपनी के अंदर ही ये काम करते थे केतन पारेख। राइट, एंड केतन पारेख का भी नाम जो जुड़ता है वो भी एक स्कैम के साथ ही जुड़ता है। कैसे? देखो, केतन जो हर्षद मेहता स्कैम था वो तो 1992 में हमें देखने को मिला, तो कई सालों से रहा था, एक्सपोज उस टाइम हुआ। उनके कुछ सालों बाद केतन पारेख स्कैम भी हमें देखने को मिला। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम था। थोड़ा सा मैं अगर आपको इस स्कैम के बारे में बताने की कोशिश करूं ना, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था, दैट वाज पंप एंड डंप। आप पूछेंगे पंप एंड डंप का मतलब क्या है? देखिए यार, क्या होता है क्या है ना, केतन पारेख की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसके स्कैम के अंदर पंप एंड डंप जो स्ट्रेटेजी थी उसका इस्तेमाल हुआ। पंप मतलब होता है ना कि आप एक स्टॉक के अंदर खूब पैसा डाल रहे हो, पंप कर रहे हो पैसा बहुत सारा। ठीक है, अब मान लो अगर आप एक स्टॉक के अंदर खूब पैसा पंप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पा रहे हो वो स्टॉक की डिमांड बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। एंड वो स्टॉक की डिमांड बढ़ती रहेगी तो स्टॉक का प्राइस भी तो बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। तो यहां पर पता क्या हो रहा था, केतन पारेख ने ना ऐसे कुछ स्टॉक्स चूज कर रखे थे, कुछ एक कंपनीज उन्होंने चूज कर रखी थी इस तरह की, जिसको नाम दिया गया K10। K10 मतलब के का मतलब केतन पारेख ही है। तो 10 ऐसी इन्होंने कंपनीज, ऐसे स्टॉक्स इन्होंने चूज कर रखे थे जिनके अंदर इन्होंने खूब पैसा पंप किया, खूब पैसा डाला। ठीक है, और लोगों को भी बोला उसमें पैसा डालने के लिए। अब जैसे जैसे उसमें पैसा डलता गया उसकी शेयर की वैल्यू खूब बढ़ती रही, बहुत तेजी से बढ़ती रही। जब एक टाइम आया, इन्होंने लोगों का भी खूब पैसा डलवा दिया उस चीज के अंदर, एंड जब इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया तो अपना सारा का सारा पैसा निकाल दिया। जब पैसा उसमें से निकलेगा, सब लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, तो अचानक से स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया। तो यानी कि पहले इन्होंने एक स्टॉक का खूब पैसा लगवा के खुद का भी लगवाया स्टार्टिंग के अंदर, एंड लोगों ने भी जब देखा कि यार स्टॉक काफी तेजी से बढ़ रहा है तो उसका स्टॉक बढ़ता रहा। ये ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, नहीं, कंपनी नॉर्मल ही है, पर आर्टिफिशियली आप एक तरह से क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियली आप उसके अंदर पैसा पंप कर रहे हो जबरदस्ती। कोई ऐसे कंपनी बढ़िया नहीं कर रही, पर आर्टिफिशियली आप पैसा जानबूझ के लगा रहे हो। एंड जब पैसा वहां पे पहुंचा, जब स्टॉक वहां पे पहुंचा, तब अचानक से इन्होंने पैसा डंप कर दिया, एंड यहां से फिर वो स्टॉक गिरने लग जाता है। तो खुद का तो खूब पैसा कमा लिया, यहां से यहां तक खूब अपना फायदा कमा लिया, बट उसके बाद अचानक से डंप कर दिया तो पूरा का पूरा स्टॉक नीचे गिर गया। राइट, तो ये था पंप एंड डंप वाली जो चीज जो केतन पारेख स्कैम में हमें देखने को मिली। अब इस स्कैम को तो हुए हुए 20 साल के आसपास हो गए। ठीक है, तो अब हम आज इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने पढ़ा था कई साल पहले केतन पारेख स्कैम के बारे में। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे केतन पारेख स्कैम 2.0 के बारे में। ठीक है, जैसे मूवीज के होते हैं ना, पुष्पा 1, पुष्पा 2, ऐसे ही केतन पारेख ने बहुत साल पहले भी स्कैम किया था। अब 2024-25 के अंदर हमारे पास इनका 2.0 वर्जन देखने को मिल गया है। ठीक है, सेबी ने ना पहले इनके ऊपर बैन लगा दिया था कि आप नहीं कर सकते, 15 साल के आसपास का बैन था शायद। तो अब वापस से आ गए हैं, तो वापस से स्कैम थोड़ी छोड़ देंगे करना, है ना? वो एक लाइन मैं पढ़ भी रहा था, कहीं पे लिखा था, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। तो इनकी जो आदत थी ये भी मुश्किल से ही जाएगी। ठीक है, तो क्या है सर, इस बार का स्कैम क्या है? देखो, इस बार के स्कैम का जो नाम है ना वो है फ्रंट रनिंग स्कैम। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बस यही है स्कैम के अंदर इन्वॉल्व।
इस स्कैम के अंदर कई लोग इन्वॉल्व हैं, कई बहुत अमीर लोग भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट स्मार्ट लोग भी इन्वॉल्व हैं। पर ये फ्रंट रनिंग मतलब क्या है? पहले तो आप ये बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय फ्रंट रनिंग। देखो, आप इस बात को अंडरस्टैंड करना। मान लेते हैं कि एक है बहुत ही बड़ा क्लाइंट। क्या है? दिस इज अ वेरी बिग क्लाइंट। ठीक है, बड़ा क्लाइंट का मतलब, जैसे देखो यार, मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं कितने कर लूंगा? 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, इतना ही पैसा लगा पाऊंगा। पर अगर मैं बोलूं एक बड़ा क्लाइंट है जो 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ इस तरह से पैसा लगाना चाह रहा है, तो ये वाला मैकेनिज्म फिर कैसे वर्क करेगा? हाउ विल अ बिग क्लाइंट बी एक्चुअली पुटिंग इन द मनी? तो क्या होगा इस केस के अंदर? तो बिग क्लाइंट पता क्या करेगा? बिग क्लाइंट जो बहुत ही बड़ा है, जो बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू क्या करेगा? वो पैसा इन्वेस्ट करेगा अपना। ठीक है, बीच में कौन आ गया? एक म्यूचुअल फंड कंपनी। ठीक है, अब नोटिस करना, अब म्यूचुअल फंड कंपनी है तो यहां पर इसका कोई मैनेजर होगा या कोई और बंदे होंगे जो कहीं ना कहीं इस चीज को मैनेज करते होंगे। अब क्या है ना, अब आप लोग नोटिस करना, बिग क्लाइंट है, मान लो लेट्स से कुछ 500 करोड़ रुपया है। ये भाई साहब 500 करोड़ रुपए क्या करना चाहते हैं? एक किसी XYZ कंपनी या XYZ स्टॉक के अंदर ये इतना पैसा लगाएंगे। मुझे एक चीज बताओ, जब इतना ज्यादा पैसा इस स्टॉक के अंदर लगेगा, क्या होगा उससे? सर, उस स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी एंड अचानक से क्या होगा? उस स्टॉक का प्राइस फिर तेजी से भागेगा। ठीक है, सही बात है, कोई परेशानी है नहीं इसमें, बिल्कुल सही बात है। अब होता पता क्या है? होता यह है कि अगर देखो, अब हमें पता है, हमें नहीं मतलब इस मैनेजर को पता है कि भाई ये लोग ना हमारी कंपनी के थ्रू क्या करने जा रहे हैं, मतलब हम लोग ही क्या करने जा रहे हैं, इस बड़े बंदे के लिए, इस बड़े क्लाइंट के लिए 500 करोड़ रुपया इस स्टॉक में लगाने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं। मे बी कब लगाएंगे? मे बी लेट से 10 मिनट बाद लगाएंगे। लेट से अभी टाइम हुआ है लेट से 9:20। अब 9:20 पर ये बात हुई कि यार ये 10 मिनट बाद 9:30 क्या करना है? 9:30 हमें इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी के अंदर इतना पैसा इस बंदे का लगवाना है। अब मुझे पता लग गया ये बात, अब मैं लगवाऊंगा इसका, मैं म्यूचुअल फंड कंपनी हूं, मैं लगवाऊंगा अपने क्लाइंट का पैसा लगवाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं। पर मुझे पता क्या हुआ बीच में? मुझे ऐसा लगा यार, जैसे ही ये 9:30 बजेंगे, जैसे ही इसका ऑर्डर प्लेस होगा हमारी कंपनी के थ्रू, ये स्टॉक XYZ स्टॉक खूब भागेगा। तो मैं पता क्या करता हूं, मैं कंपनी नहीं, मेरी मेरी कंपनी नहीं, मैं अपने दोस्त के थ्रू या खुद ही मैं क्या कर सकता हूं, मैं 9:25 पे क्या करूंगा, 9:25 पे ये XYZ स्टॉक को मैं खरीद लूंगा। ठीक है, कम रेट पे खरीद लिया एंड जब बजेंगे 9:30 तो ये XYZ स्टॉक काफी तेजी से ऊपर जाएगा। मैं फिर क्या करूंगा, 9:35 पे ये शेयर को बेच दूंगा। क्यों? 9:30 से 9:35 तक चला गया शेयर ऊपर, मैंने 10 मिनट के अंदर ही खूब पैसा कमा लिया। आप पूछोगे इसमें गलत क्या है? देखो, पहली बात, एक बात अंडरस्टैंड करो, ये 500 करोड़ रुपया ये बड़ा क्लाइंट लगाने जा रहा है, ये है एनपीओ, सॉरी एनपीआई। एनपीआई मतलब, एक सेकंड, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, हाँ, ये है एनपीआई। एनपीआई का मतलब होता है नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। ये जानकारी मार्केट में नहीं है, ये पब्लिकली नहीं है, ये बस इन कंपनी को पता है, ये जो बिग क्लाइंट है इसको पता है और इसके मैनेजर और एक दो बंदों को पता है। अब इन्होंने एक ऐसी जानकारी जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, जो पब्लिक नहीं है, उसका मिसयूज करके अपना खुद का फायदा उठाने की कोशिश करी, स्टॉक मार्केट को एक तरह से मैनिपुलेट किया। तो ये चीज क्या होती है? ये चीज इलीगल है। देखो, स्टॉक खरीदना बेचना इलीगल नहीं है, पर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जो बहुत ही सेंसिटिव जानकारी है एंड उस सेंसिटिव जानकारी का आप मिसयूज कर रहे हो, तो ये सेबी के हिसाब से इलीगल है। क्यों? क्योंकि सेबी का काम है सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। मेरे जैसा एक छोटा इन्वेस्टर, कोई और इन्वेस्टर, कोई और इन्वेस्टर, उनका ध्यान कौन रखेगा? सेबी रखेगा। कैसे रख पाएगा? वो इंश्योर ये करेगा कि भाई अगर इतने सारे लोग हैं ना, तो कोई किसी के पास ऐसी कोई जानकारी जो मार्केट में नहीं है, जो पब्लिक में नहीं है, उसका मिसयूज करके फिर तो यही पैसे बनाते रहेंगे, मैं कब पैसा बनाऊंगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चीज को बोला था फ्रंट रनिंग। अब इसमें पता क्या किया, इसको हम ना बीबीएस स्कैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीबीएस। बीबीएस मतलब होता है बाय सेल। क्या मतलब? बाय सेल का मतलब, देखो यार, पता क्या हुआ, मुझे जानकारी थी कि ये वाली कंपनी, मतलब ये जो बड़ा क्लाइंट है,
ये XYZ स्टॉक खरीदने जा रहा है, मतलब मेरे थ्रू खरीदेगा, उससे पहले मैंने खुद का पैसा लगा के कुछ स्टॉक्स खरीद लिए, तो यहां पर मैंने बाय कर लिया। फिर दूसरा बाय दिखाता है कि वो जो बिग क्लाइंट था उसके बिहाफ के ऊपर मैंने शेयर खरीद लिए, फिर बाद में मैंने खुद का शेयर बेच दिया, तो मैंने सेल कर दिया, मेरा पैसा था जो, मतलब मेरे शेयर्स थे वो मैंने सेल कर दिए। अब बिग क्लाइंट आगे जाके फ्यूचर में कभी सेल करेगा नहीं करेगा उसकी मर्जी है। मैंने यहां पर वो सिर्फ उसने मुझे बस इतना कहा था कि भाई बड़े क्लाइंट ने मुझे बस इतना कहा था कि इतना पैसा बाय कर लो, इतने पैसे के शेयर्स बाय कर लो। ये साथ में जो बाय और सेल हुआ ये मैंने खुद अपने लिए किया है, तो ये है फ्रंट रनिंग। तो देखो टेक्निकली जो केतन पारेख कर रहा था काफी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी, हमें उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना। यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में अलग अलग लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, वो सब लोग मिलकर कर रहे थे ताकि सेबी को पता ना लग पाए, ठीक है। तो कई लोगों को बीच में रखा गया था ताकि सेबी ऐसा ना देख पाए कि हाँ अगर, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा हो जाएगा फिर तो सेबी फटाफट निकाल लेगी। तो बहुत सारी लेयरिंग करी गई थी, अलग अलग लेयर्स यहाँ पे बनाई गई थी ताकि सेबी ढूंढ ना पाए कि हाँ इस तरह का एक स्कैम चल रहा है। बट स्कैम या कह लो या झूठ कह लो, एक ना एक दिन तो बाहर निकलेगा ही, है ना। तो बाहर निकला है, तो ये चीजें पता लगी हैं। एंड इसमें अगर हम बात करें ना, तो सिर्फ केतन पारेख की बात नहीं करूंगा, यहां पर ना और भी बहुत सारे लोगों का नाम आया है, कई बहुत ही बिलियनियर लोगों का भी नाम आया है, वो भी स्कैम के थ्रू पैसा कमा रहे थे, वो भी स्कैम के थ्रू पैसा कमा रहे थे। तो आप नोटिस कर पा रहे हो, जैसे ये केतन पारेख कौन है, कभी आपने देखा? केतन पारेख भाई आईआईटी का बंदा है, ठीक है, आईआईटी से पढ़ाई करी हुई है, इंडिया के वन ऑफ द जीनियस माइंड्स में से एक है। पर पॉइंट पता क्या हो गया, माइंड बहुत बढ़िया है, सारी चीजें खूब बढ़िया है, इंटेलिजेंट खूब है, कोई मैच नहीं है उसका उस चीज के अंदर। दिक्कत आ जाती है कि भाई के अंदर इंटीग्रिटी की कमी आ गई। हो सकता था इस इंटेलिजेंस का वो कहां से कहां यूज करता, सही ढंग के अंदर इस्तेमाल करता, तो डेफिनेटली देश को काफी आगे तरक्की पे लेके जा सकता था। पर अगर आपका इंटेलिजेंस ही आप गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, उसके थ्रू स्कैम्स वगैरह कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर इंटीग्रिटी ही नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो बहुत इंटेलिजेंट्स थे, ठीक है, आप रजत गुप्ता जी की बात कर सकते हो, कितने इंटेलिजेंट पर्सन थे, बट कहीं ना कहीं आज इनसाइडर ट्रेडिंग में उनका नाम उठता है, राइट, जो मैकिंजी के साथ लिंक थे, है ना। और इसके साथ ही साथ आप सत्यम कंप्यूटर्स की बात करते हो, तो सत्यम स्कैम क्यों हुआ? क्या वो बंदा इंटेलिजेंट नहीं था? बंदा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, बट कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी की कमी थी। गेटिंग द पॉइंट? आप लोगों ने ना यूपीएससी का एथिक्स का पेपर देखा होगा, तो एक क्वेश्चन आया था उसमें कि अगर आपको ना किसी बंदे को हायर करना है तो उसमें आप 3 क्वालिटीज देखिए। एक आप देखिए इंटीग्रिटी, एक आप देखिए इंटेलिजेंस, और एक आप देखिए एनर्जी। जब भी आपको किसी बंदे को हायर करना होता है ना, तो इन 3 क्वालिटीज को आपको देखना चाहिए। एंड अगर लेट से कोई पर्सन है जिसके अंदर इंटेलिजेंस है, एनर्जी है, पर इंटीग्रिटी नहीं है ना, तो वो इंसान आपको मार देगा, आपकी कंपनी को मार देगा, दे विल किल यू। ये मैंने नहीं कहा, ये वॉरेन बुफे जी ने कहा है, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, इन ऑर्डर टू हायर पीपल look for 3 qualities: integrity, intelligence and energy. And if a person doesn't have integrity and has the other two, these quality will kill your company. ये वॉरेन बुफे जी ने कहा है। गेटिंग द पॉइंट? और ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ये पूरी तरह से इस चीज को दिखाते हैं कि अच्छी बात है, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, बट उसको सही ढंग से इस्तेमाल भी करो, ना कि ये स्कैम्स करने के लिए, ठीक है। तो ये था केतन पारेख स्कैम। बट प्रीलिम्स के अंदर हमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रंट रनिंग के बारे में। इनफैक्ट बाय बाय सेल भी होता है, या फिर इसको सेल सेल बाय भी हम कह सकते हैं कि उसने सेल करने को बोला था तो आपने पहले ही सेल कर दिया। लेट से आपके पास कुछ शेयर्स वगैरह थे तो आपने पहले ही सेल कर दिए, ठीक है, या फिर आप शॉर्ट सेलिंग वगैरह भी कर सकते हो, तो वो सब चीजें भी होती हैं। तो ये सब टेक्निक्स हैं, इसको बोलते हैं हम फ्रंट रनिंग, कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन का आपने यूज किया जो मार्केट में नहीं है एंड उसको आपने इस्तेमाल किया, आपने पहले ही खरीद लिया उस चीज को या पहले ही बेच दिया, वो प्रोसेस होने से पहले। काम इसके लिए करना था, पर आप अपना भी साथ में कहीं ना कहीं अपनी भी ट्रेडिंग साथ में कर रहे हो, दैट इज फ्रंट रनिंग। आई होप ये बात समझ आ गई होगी, बहुत दिनों से चर्चा चल रही है फ्रंट रनिंग के बारे में, तो आई होप इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। राइट राइट राइट, चलो इस पॉइंट पे आएंगे। एक और हमें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा उसको भी समझेंगे, ठीक है। मैं व्हाइट ही ले लेता हूँ, व्हाइट पे थोड़ा ना समझाता थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी आती है। तो अगला टॉपिक हमारा केतन पारेख स्कैम तो नहीं है, ठीक है, केतन पारेख तो हमने डिस्कस कर लिया। अगली जो हमें आगे डिस्कस करना है ना,
वो दरअसल में थोड़ा सा डिस्कस करना है लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी भी कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो सीआरआर के बारे में। आप लोग जानते हो सीआरआर के बारे में? सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो। क्या होता है सीआरआर? कैश रिजर्व रेशो। अभी क्या हुआ है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो को ना हमने कम किया है। पहले ये 4.5% था, हमने इसको कम कर कर अब 4% कर दिया है, यानी कि ½ % कम हुआ है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पहली बात तो आपको क्या सीआरआर पता है? यस। देखो सीआरआर का मतलब क्या है? कैश रिजर्व रेशो। होता क्या है ना, जो एक बैंक के एनडीटीएल होते हैं, एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इनका कुछ हिस्सा, इनका कुछ हिस्सा आपके बैंक को साइड में रखना पड़ता है। कहां साइड में रखोगे? जब सीआरआर की बात होती है ना, तो आपको ये पैसा रखना होता है आरबीआई के पास इन फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, सीआरआर में क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं ना, अगर सीआरआर 4% है तो क्या होगा, लेट से आपके बैंक के पास 100 करोड़ एनडीटीएल है, ठीक है, बेसिकली लोन्स आपके पास लेट से 100 करोड़ के हैं, तो 100 का 4% यानी कि 4 करोड़ रखना होगा आरबीआई के साथ इन फॉर्म ऑफ कैश। ये होता है सीआरआर। हालांकि जब हम बात करते हैं एसएलआर की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की, तो यहां पर बैंक पैसा अपने पास रखते हैं साइड में, और जो पैसा रखा जाएगा ये कैश की फॉर्म में हो सकता है, ये हो सकता है गोल्ड की फॉर्म में, ये हो सकता है आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में। राइट? ठीक है सर, ये हमें पता था, हमें सीआरआर एसएलआर हमें पता था, हमने पहले कई बार पढ़ रखा है। अब दिमाग में ये आएगा कि भाई ये कम क्यों किया गया, ये बताओ व्हाट वाज द रीजन कि सीआरआर हमें कम करना पड़ा। देखो एक चीज आप लोग अंडरस्टैंड करना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, ये मैं एरेज कुछ नहीं कर रहा, ये बस मैं ना स्लाइड्स को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि ना आपको मतलब ये वाइट स्लाइड चाहिए थी मुझे, इसलिए मैं थोड़ा इसमें कर रहा हूँ। बाकी पूरी की पूरी पीडीएफ एज इट इज मिलेगी, उसकी चिंता मत करना। ठीक है, इसके 2-3 स्लाइड में कॉपी कर ही लेता हूँ। हाँ चलो, हाँ जी। अब नोटिस करना, आप लोगों ने लिक्विडिटी टर्म सुना है कभी? हाँ, आप लोगों ने कभी ये टर्म सुना है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी टेक्निकली ना कुछ नहीं होता, ये पैसे को ही डोनेट करता है। आप लोग कई बार सुनते होंगे ईज ऑफ लिक्विडिटी। ईज ऑफ लिक्विडिटी का मतलब होता है कितनी आसानी से आप किसी चीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मेरे हाथ में ना घड़ी है, ये घड़ी मैंने 10,000 की ली लेट से। अब ये आप कह सकते हो कि भाई घड़ी 10,000 की है, पर अगर मुझे इसकी जगह के ऊपर 10,000 रुपए चाहिए, फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे एक बंदा ढूंढना होगा जो इस कैश को, सॉरी इस घड़ी को ले ले मेरे से और 10,000 रुपया बदले में दे दे। तो उस केस में कहूंगा कि इसकी लिक्विडिटी है। सेम चीज मेरे घर के लिए, मेरा घर हो सकता है 1 लाख का हो, पर मुझे 1 लाख रुपया देने वाला बंदा ढूंढने में टाइम लगेगा, टूलेट लगाना पड़ेगा, बहुत सारे और प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो जो मेरा घर होगा ना वो कम लिक्विड होगा, और ये जो घड़ी है ज्यादा लिक्विड है। तो टेक्निकली लिक्विडिटी कुछ नहीं होता, कि टेक्निकली आपके जो पैसा होता है हम उसी को यहां पे बात कर लेते हैं कि दैट इज नोन एज लिक्विडिटी। बाकी ईज ऑफ लिक्विडिटी कितनी है उसके हिसाब से भी चीजें हमें यहां पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कैश हो गया, लिक्विड एसेट्स हो गया, उनको हम यहां पे बोल सकते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, मुझे बताओ क्या बैंक को भी लिक्विडिटी चाहिए? या बैंक के पास भी लिक्विडिटी होनी चाहिए? आंसर इज यस। क्यों होनी चाहिए बैंक के पास लिक्विडिटी? सर बैंक के पास पैसा होना चाहिए, क्यों? भाई किसी को लोन देना है, किसी को लोन देना है, तो क्या उसके लिए नहीं चाहिए? बिल्कुल। या फिर हमें सीआरआर एसएलआर के लिए चाहिए, तो भाई बैंक के पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि या तो सीआरआर एसएलआर जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको मेंटेन करना है, या फिर क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करना है, उसके लिए लिक्विडिटी चाहिए होगी। बिल्कुल ठीक बात है। पर अभी पता क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों के अंदर जो लिक्विडिटी है ना वो हमें काफी कम देखने को मिली है। ठीक है, 6 मंथ लो हो चुकी है, मतलब बैंकों के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, जो कैश पड़ा हुआ है वो काफी कम है। अब मुझे बताओ, अगर बैंकों के पास लिक्विडिटी कम है, पैसा कम है, क्या इससे कुछ समस्याएं होंगी? बिल्कुल होंगी। समझाऊंगा क्या, बट उससे पहले ये समझो कि लिक्विडिटी कम हुई क्यों है। व्हाई इज द मनी विद बैंक्स वेरी लो? इसके कुछ कारण है क्या, क्यों बैंकों के पास पैसा कम है? इसके कारण है, बिल्कुल है। आप एक एग्जांपल को समझना। देखो यार, अभी क्या होके हटा है सर, अभी नया साल गया, क्रिसमस हुआ, दिवाली थी, दशहरा थी, बहुत सारे फेस्टिवल्स गए। ठीक है,
फेस्टिवल्स के अंदर क्या होता है, जब भी कुछ फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, आप क्या करते हो, आप कहीं ना कहीं अपने पास पैसा लाने की कोशिश करते हो, आप अपने हाथ में पैसा रखते हो, राइट। जब भी कहीं ऐसे तरह के फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ और चीजें होती हैं, उस समय लोग अपने पास पैसा रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू बैंक में रखने के। सही बात है। तो अगर फेस्टिवल्स होंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा होगा, लोगों ने अपने पास ज्यादा पैसा रखा होगा, क्योंकि उनको पता है कि कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, तो दे विल लाइक टू कीप द मनी विद देमसेल्फ एज कंपेयर टू द बैंक्स। बिल्कुल। तो क्या होगा, क्या बैंकों के पास जो लिक्विडिटी है क्या वो कम नहीं हो जाएगी? सोच के बताओ, क्या बैंकों के पास जो लिक्विडिटी होगी क्या वो कम नहीं हो जाएगी? ठीक है, क्योंकि ज्यादा विड्रॉल हुआ है, ज्यादा विड्रॉल हुआ है। ठीक बात। तो एक कारण तो ये बताया जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन था, उससे कहीं ना कहीं बैंकों के पास पैसा कम हो चुका है, बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हो चुकी है, ये पहला कारण है। एक और भी कारण बताया जा रहा है। देखो यार, आप लोग जानते हो ना, आप लोग एक्सचेंज रेट समझते हो? बिल्कुल समझते हैं। एक्सचेंज रेट में क्या परेशानी है, एक्सचेंज रेट सब लोग जानते हैं। कितनी है एक्सचेंज रेट? आजकल देखो काफी गिर गई है, मतलब $1.85 हो गया है। पहले 80 के आसपास होता था, फिर रुपया नीचे नीचे गिरता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं कि रुपया कमजोर हो रहा है, रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। तो हमें पता है ये चीज, रुपया कमजोर हो रहा है। आप लोगों को मैंने कई बार ना डेप्रिशिएशन का क्या इंपैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, मैंने वो भी समझाया हुआ है। याद करो, रुपया जब डेप्रिशिएट होता है, इससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं चीपर होते हैं, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। ठीक है। और जो हमारे इंपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों? भाई पहले अंडरस्टैंड करो, पहले अगर मुझे कच्चा तेल मंगाना था, मुझे क्रूड ऑयल मंगाना था, तो मुझे टेक्निकली देना तो $1 है। पहले $1 के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे थे, अब मुझे $1 के लिए 85 रुपए देने पड़ रहे हैं, 85 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो क्या मेरे एक्सपोर्ट महंगे नहीं, सॉरी इंपोर्ट महंगे नहीं हो जाते? बिल्कुल। और अगर मान लो कच्चा तेल महंगा हो चुका है डेप्रिसिएशन की वजह से, रुपए के कच्चा तेल महंगे होने की वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री में महंगाई बढ़ जाएगी। कच्चा तेल सब जगह यूज होगा, कच्चा तेल कहीं ना कहीं हम सब जगह इतने सारी चीजें करते हैं, कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए और अलग अलग पर्पसेस के लिए चाहिए। तो क्या इससे आपके देश में इन्फ्लेशन का खतरा नहीं बढ़ जाता? इस चीज को हम क्या बोलते हैं सर? इस चीज को हम बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नाम सुना है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कह लो, या अदरवाइज इनफैक्ट आरबीआई का भी क्या काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? आप बोलोगे सर इनका काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना, मतलब काम और भी है, ग्रोथ भी देखनी है नो डाउट, पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इनका पैरामाउंट काम है, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन, कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, ये इनका काम है। अब सर महंगाई तो बढ़ रही है, क्यों? रुपया नीचे गिर रहा है, महंगाई तो बढ़ रही है, तो क्या आरबीआई इसको टैकल करने के लिए कुछ करेगा नहीं? क्या महंगाई कंट्रोल में नहीं रखेगा? बिल्कुल रखनी पड़ेगी। क्यों हो रही थी महंगाई? महंगाई इसलिए हो रही थी क्योंकि रुपया डेप्रिशिएट कर रहा था, तो रुपया डेप्रिशिएशन रोकना पड़ेगा, नहीं तो महंगाई और बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी। तो मुझे बताओ इस केस में फिर आरबीआई करेगा क्या? व्हाट विल आरबीआई डू? आप बोलोगे सर ये जो डॉलर वर्सेस रुपी है ये क्यों इतने दिक्कत दे रहा है? ये इसीलिए दिक्कत दे रहा है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो अगर हम कहीं ना कहीं क्या करें, अगर हम लेट से डॉलर इधर डाल दें, समझो डॉलर की डिमांड ज्यादा थी, डॉलर की सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंगली कम है, इसीलिए तो डॉलर मजबूत हो रहा है। पर अगर आरबीआई ने ऐसा कुछ किया जिससे डॉलर की बढ़ी हुई डिमांड कम होगी, तो क्या उससे फिर ये रुपये का डेप्रेशन रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा, एंड उससे कहीं ना कहीं महंगाई भी रुक जाएगी। तो क्या कर रहा है आरबीआई इस चीज के लिए? आरबीआई यहां पर क्या कर रहा है? आरबीआई आप नोटिस कर पाओगे, आरबीआई डॉलर्स सेल कर रहा है, आरबीआई इज सेलिंग डॉलर्स। अब आरबीआई अगर डॉलर सेल कर रहा है कहां से सर? अरे भाई फॉरेन एक्सचेंज है ना उसके पास, फॉरेक्स, फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स रिजर्व है आरबीआई के पास, उसके थ्रू आरबीआई डॉलर सेल कर रहा है। आरबीआई डॉलर सेल करेगा तो कहीं ना कहीं लेट से बैंकों को डॉलर सेल कर रहा है, बैंकों को अगर वो डॉलर सेल कर रहा है तो बैंकों को डॉलर सेल कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, और बैंकों से बदले में क्या ले रहा होगा? बैंकों से बदले में रुपया ले रहा होगा। तो हमने ये तो अचीव कर लिया कि डॉलर की बढ़ी हुई डिमांड को हमने कम कर दिया, डेफिनेटली यस। पर एक बात आपने साथ में नोटिस करी कि जो आरबीआई बैंकों को डॉलर सेल कर रहा था बदले में रुपया ले रहा था,
बैंकों से रुपया बाहर गया, बैंकों से रुपया दूर गया, तो कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ, उससे बैंकों के पास जो लिक्विडिटी थी क्या वो कम नहीं हो गई? आंसर इज यस। तो जो मैं बोल रहा हूं ना कि 6 महीने के अंदर लिक्विडिटी सबसे निचले स्तर पे है, उसका एक मुख्य कारण ये भी है, यानी कि अपना डेप्रिसिएशन हो रहा था रुपए का, रुपए के डेप्रिसिएशन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। अब रुपए को डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए आरबीआई ने डॉलर सेल किए, कहीं ना कहीं बैंकों से रुपया बाहर आया, बैंकों से रुपया दूर गया, बैंकों से रुपया दूर गया तो भाई लिक्विडिटी कम होगी। ये एक और बड़ी समस्या, समस्या नहीं कह सकते, ये एक और बड़ा कारण है जिस वजह से क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, आपकी लिक्विडिटी कम हो रही है। ठीक है, एक छोटा सा कारण एक और है। एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो जैसे ना आप लोग टैक्स पेमेंट करते हो, बिल्कुल सर टैक्स पेमेंट करनी पड़ती है ना, ऐसा थोड़ी है कि टैक्स पेमेंट नहीं कर पाओगे, नहीं तो फिर निर्मला जी जो है हमारी निर्मला ताई जी है ना, वो आएंगी आपके घर, ठीक है तो इसलिए टैक्स पेमेंट तो करनी जरूरी है, राइट। तो टैक्स पेमेंट पता क्या होती है कि हम लोग तो चलो ठीक है यार, मार्च के एंड में, मतलब मार्च का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके बाद फिर सारी चीजें होती हैं, तो उस तरह से करते हैं। पर आपके ना जो बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं या जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती हैं, उनको पता क्या करनी पड़ती है, उनको एडवांस पेमेंट्स भी करनी पड़ती हैं टैक्स की। क्या करनी पड़ती है, जो आपके कॉर्पोरेट्स होते हैं, बिग कॉर्पोरेट्स, वो क्या करते हैं, वो एडवांस टैक्स पेमेंट्स करते हैं। ठीक है, साल खत्म होने से पहले ही उनको कुछ टैक्स पेमेंट्स करनी होती हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं आपको जाना, बट इतना पॉइंट समझो कि हाँ ठीक है, जो आपके बड़े बड़े इंडिविजुअल्स हैं और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको एडवांस टैक्स पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, साल खत्म होने से पहले ही कुछ टैक्स पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। अब इनको टैक्स पेमेंट करनी है तो कहीं ना कहीं वो बैंकों से अपना पैसा निकालते हैं ताकि टैक्स पेमेंट करें। अगर वो एडवांस टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, बैंकों से पैसा निकल रहा है, तो क्या इससे भी लिक्विडिटी बैंकों के अंदर कम नहीं होगी? आंसर इज यस। तो इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। पॉइंट समझ पा रहे हो? तो अलग अलग कारण है, बट मुख्य 3 कारण ये थे। एक तो कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स थे, उससे लोगों ने डिसाइड किया कि यार पैसा बैंकों में कम रखें, अपनी जेब में ज्यादा रखें या अपने पास ज्यादा रखें, तो ज्यादा विड्रॉल होंगे, बैंकों में पैसा कम होगा। फिर मैंने बताया कि किस तरह से रुपए का गिरना भी एक मुख्य कारण बनता है लिक्विडिटी कम होने का। एंड आखिरी, टैक्स पेमेंट, जो एडवांस टैक्स पेमेंट होती है, वो भी एक कारण बन रहे हैं कि कैसे कैसे लिक्विडिटी कम हुई। अच्छा, यहां तक तो क्लैरिटी मिल गई कि सर लिक्विडिटी कम हुई बैंकों के अंदर। अब मुझे बताओ, अगर लिक्विडिटी कम है, अगर लिक्विडिटी कम है, तो क्या इस कम होने से, कम लिक्विडिटी होने से कोई समस्या होती है? अगर लिक्विडिटी कम है तो कम लिक्विडिटी होने से कोई फायदा या कोई नुकसान होता है? सोच के बताओ। देखो, जीडीपी का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, आप बोलोगे हाँ सर, जीडीपी इज नथिंग बट सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। क्या इस बात से सहमत हो? ठीक है, हम लोग पढ़ के आए हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया और नेट एक्सपोर्ट्स। बैंकों के पास लिक्विडिटी कम है, बैंकों के पास कम पैसा है लोन में देने के लिए। व्हाट डज इट मीन? बैंकों के पास कम पैसा है लोन में देने के लिए। बैंकों के पास पैसा कम है लोन में देने के लिए। अगर किसी को लोन में देंगे तो भाई वो देंगे किस में? हायर इंटरेस्ट रेट में, है ना। बैंकों को पता है कि भाई अपने पास पैसा कम है, बस इतना ही लोन में दे पाएंगे, तो अब लोन लेने वाले को फिर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे? वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे तो लोग कम लोन प्रेफर करेंगे, लोग कम लोन लेंगे। कम लोन लेंगे तो लोग खर्चा कम कर देंगे, आगे जाके लोग खर्चा कम कर देंगे, और लोग अगर खर्चा कम कर देंगे तो भाई हो सकता है कि हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो जीडीपी की रफ्तार है, उसमें भी हमें एक कमी देखने को मिल सकती है। एंड इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं फिर आगे जाके हो सकता है कि एक स्लो डाउन भी आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो आपको यहां पे पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू कि कम लिक्विडिटी का क्या नुकसान होता है। तो सर क्या कोई तरीका है लिक्विडिटी बढ़ाने का? बताओ, क्या कोई तरीका है? आंसर इज यस, बिल्कुल है। क्या तरीका है? ये देखो ना, ये लिखा है, क्या लिखा है, कहां लिखा है? ये लिखा है CRR, कैश रिजर्व रेशो। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशो? बैंकों को कितना पैसा साइड में रखना पड़ता है। ये पैसा जो साइड में रखा, ये लोन में नहीं दे पाएंगे। पहले 4.5% रखना पड़ता था साइड में, अब साइड में रखना पड़ना पड़ रहा है 4%। व्हाट डज इट मीन? अब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा जो पैसा वो लोन में दे पाएंगे।
गेटिंग द पॉइंट। पहले 4.5% अलग रखना पड़ रहा था, अब 4% अलग रखना पड़ रहा है। अब ज्यादा पैसा वो लोन में दे पाएंगे, ज्यादा पैसा लोन में दे पाएंगे, दैट मीन्स व्हाट, बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ गई है। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही हमने अपनी मर्जी से अपना सीआरआर कम नहीं करा, हमने कम करा है ताकि जो बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हो गई थी ना, उस लिक्विडिटी को थोड़ा सा हम बढ़ा पाए। कैसे बढ़ा पाए? अगर हमने सीआरआर को कम कर दिया, सीआरआर कम करने से क्या हुआ, बैंकों को पैसा जो साइड में रखना था वो कम रखना पड़ेगा, जो आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ रहा था वो कम रखना पड़ेगा, बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा होगा एंड इस ज्यादा पैसे को वो ज्यादा लोन दे पाएंगे। लोगों के पास जो पैसा आएगा वो कम इंटरेस्ट रेट पे आएगा, लोग ज्यादा लोन्स लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे, डेफिनेटली उससे एक्सपेंडिचर हो गया, वो डेफिनेटली आपका बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उससे हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। अगर ये साइकिल आपको समझ आता है तो आई एम प्रीटी श्योर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए। आई होप ये लिक्विडिटी वाला मुद्दा एंड कैसे कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, ये सारे मुद्दे आपको क्लियर हो गए होंगे। एक आखिरी टॉपिक और है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, वो है आपका विद रिगार्ड्स टू आपका जीडीपी के बारे में। देखो यार, जीडीपी तो अभी हम पढ़ के हटे, अभी तो मैंने आपको बताया कि जीडीपी क्या था सर, जीडीपी कुछ नहीं है, पी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। आप बोलो सर इसमें सब कुछ तो देख लिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल। पर यार मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने ना यहाँ एक चीज का ध्यान रखा, किसका सर? सर इकोनॉमी का, बिल्कुल इकोनॉमी का ध्यान रखा। पर जितनी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है भाई, उतना इंपॉर्टेंट हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट भी है। यस यस यस, जितनी इंपॉर्टेंट आपकी इकोनॉमी है उतना इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट भी है। अब हो सकता है कि मैंने खूब अच्छे से प्रोडक्शन करी, चीजें चीजें और बेहतर करी, मैंने अपनी जीडीपी को तो बढ़ा लिया, पर कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, मैंने उस चक्कर में इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर दिया, या फिर जो मेरे नेचुरल रिसोर्सेस थे उनका डिप्लीशन कर दिया। तो ये तो गलत हो गया ना। आपने इकोनॉमी तो चूज कर ली, पर कहीं ना कहीं आपने इन्वायरमेंट का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखा। तो होता क्या है ना, दरअसल में होता ये है कि ग्रीन जीडीपी के अंदर हम ये चीज भी देखने की कोशिश करते हैं, मतलब ग्रीन जीडीपी इज एन ऑल्टरनेटिव मैट्रिक फॉर गेजिंग आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है, while taking into consideration the environmental consequences linked to economic activities। मतलब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्या environmental consequences होते हैं, जब आप उसको भी देखने लग जाते हो, दैट इज ग्रीन जीडीपी। यानी कि आपने जीडीपी निकाली, ठीक है, जीडीपी निकालने के बाद आप क्या करो, आपके जो भी कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो आपने डिप्लीट किए हैं, जो आपने एनवायरमेंट को डिग्रेड किया है उन एक्टिविटीज को करने के लिए, उनको हटाओ, तब जो आपके नंबर निकल के आएगा दैट विल बी ग्रीन जीडीपी। क्योंकि आप फिर सही मायने में देख रहे हो कि आपकी ग्रोथ है, पर ये ग्रोथ कितनी ज्यादा सस्टेनेबल है, ये भी तो देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसको आप ग्रीन जीडीपी कह सकते हो, इन्वायरमेंटल एडजस्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनका हम एक तरह से उनकी मॉनिटरी वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग उनके अंतर्गत यहाँ पे डेवलप किया गया है। ठीक है, बाकी इसका ओरिजिन जो था वो 1993 के अंदर यूएन की एक पब्लिकेशन थी, एक बुक थी, हैंडबुक ऑफ नेशनल अकाउंटिंग इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग, इसके माध्यम से हुआ है। तो छत्तीसगढ़ भारत की पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या किया है, जिन्होंने इकोसिस्टम सर्विस ऑफ फॉरेस्ट का ग्रीन जीडीपी के साथ उसका लिंकेज किया है, उसको कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ भी आपको पता होना चाहिए, कई बार से फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सी ऐसी पहली स्टेट है। राइट, तो ये हमने अपने टॉपिक डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। आज आपको होमवर्क में 2 एमसीक्यूज मिले हैं। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ना इसका आंसर प्लीज कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने ये। ठीक है, ध्यान से वीडियो पॉज करके इसको पढ़िएगा, फिर इसका आंसर बता सकते हो। राइट, लास्ट वीक मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, मैंने आपसे पूछा था कि भाई ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। देखो, कैपिटल फॉर्मेशन आप समझते हो, बट व्हाट एग्जैक्टली इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल है मैं और आप लोग, हमारे देश के युवा, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स, क्योंकि उसी के माध्यम से तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत चीज जनरेट कर पाते हैं। राइट, यही तो हमारा ह्यूमन कैपिटल ही तो है जो कहीं ना कहीं बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को काम पे लेके आता है। राइट, तो अगर हम बात करें ना, यहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि नॉलेज, स्किल लेवल, आपके लोगों की जो कैपेसिटीज है अगर आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, दैट इज योर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली इनटेंजिबल वेल्थ, इनटेंजिबल मतलब जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते, उस वेल्थ को इंक्रीज करना। जो कैश है उसको इंक्रीज करने की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर
जो टच नहीं कर सकते, लोगों का दिमाग, लोगों की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, उनको यहाँ पे इंक्रीज करना, उसको एक्यूमुलेट करना, वो बोलते हैं। तो 1 एंड 3 तो गलत है, 2 एंड 4 आपका सही है, इसका आंसर सी बन जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे आरबीआई के हिसाब से क्या होता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को बोलते हैं क्या, कि कहीं ना कहीं आप फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आप अपनी बढ़ोतरी करो, जैसे आपकी मशीन्स हो गया, आपके जो बिल्डिंग्स हो गया, वो होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पर यहां पर हम बात कर रहे थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यही है कि लोगों की कॉम्पिटेंसेस, लोगों के एट्रीब्यूट्स, लोगों के स्किल्स बढ़े, ठीक है ना कहीं एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो, बाकी चीजों में इन्वेस्टमेंट हो, दैट इज द फोकस। ठीक है, तो टेंजिबल कैपिटल जो आप टच कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट बनाई, वो टेंजिबल कैपिटल हुआ। पर हमसे पूछा था ह्यूमन कैपिटल के बारे में, जैसे लोगों के अंदर स्किल्स हो गया, इनको बढ़ाना, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अगर हम बात करें कि लेट से एक करेंसी क्राइसिस आ रखा है, उसके रिस्क को हमें रिड्यूस करना है, तो क्या क्या चीजें हमें मदद कर सकती हैं। देखो ध्यान से अंडरस्टैंड करो, करेंसी क्राइसिस क्या होता है। करेंसी क्राइसिस का मतलब लेट से हमारे पास डॉलर्स नहीं बचे, तो एक करेंसी क्राइसिस हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं हमें कुछ चीज इंपोर्ट करवानी है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा 1991 के समय के ऊपर एक क्राइसिस आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हमारे पास अच्छे खासे बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं, हमारे पास अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो करेंसी क्राइसिस को रिड्यूस करेगा। तो हमें भी यही ऑप्शन ढूंढना है। नोटिस करो, जैसे पहला बात कर रहा है कि भारत का जो आईटी सेक्टर है, भारत के आईटी सेक्टर की अगर फॉरेन करेंसी अर्निंग मतलब डॉलर्स की अर्निंग अगर बढ़ती है, तो उससे करेंसी क्राइसिस बढ़ेगा या कम होगा। आप बोलोगे सर कम होगा, क्योंकि आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल इससे रिस्क कम हो जाएगा। यहां पर थर्ड स्टेटमेंट देखो, रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड। जैसे हम लोग हैं, हमारे कोई भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार कनाडा, यूएसए में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, वो वहां से कुछ पैसा भेजते हैं। अगर आपने वर्ल्ड बैंक का डेटा देखा होगा ना, तो पिछले साल 2024 में 129 बिलियन डॉलर का रेमिटेंसेस आया, जो कि दुनिया भर में हाईएस्ट था। अब जब ये आता है, रेमिटेंसेस आते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं करेंसी क्राइसिस कम होता है। बिल्कुल ठीक बात है, तो थर्ड भी ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ा दो। देखो सरकार का एक्सपेंडिचर ना डायरेक्टली लिंक तो नहीं कह सकते, आप नोटिस कर पाओगे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। आप खर्चा कर रहे हो यहाँ पे कंट्री के अंदर, इसका फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के अंदर डायरेक्ट कोई लिंकेज नहीं है, इसका कुछ करेंसी फ्लक्चुएशन का लिंक नहीं है। तो सेकंड यहाँ पे गलत है, आपके पहले दो स्टेटमेंट से, सॉरी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो कि आप सभी को आज का लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने विद फेस करने की कोशिश करी है, थोड़ा और डिटेल्स ऐड करी है ताकि आपको ना काफी अच्छे से लग पाए, तो डेफिनेटली आप बता सकते हो। बाकी इसकी जो पीडीएफ होगी, मैं आप सभी के साथ ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू इस टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।